अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज का वीडियो डीड के हवाले से है। डीड क्या होती है, पाकिस्तान में इसे किस नाम से मौसूम किया जाता है, इसकी टाइप्स क्या है, इसके कंटेंट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। डीड एक तहरीरी दस्तावेज होती है जिसमें फ्रीकैन के नाम, फ्रीकैन से मुराद पार्टीज, दोनों पार्टीज के नाम, एड्रेसेस और दुरुस्त तौर पर तहरीर किए जाते हैं और हर एक मामला जो कि उनके लेन देन का या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है वो वाज़ेह तौर पर तहरीर किया जाता है। मसलन कि फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ डेट को फ़लाँ शख्स को मुंतकिल कर दी जाएगी। ये तमाम ताकि एक तहरीरी सबूत के तौर पर ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है कि कल को कोई प्रॉब्लम सामने फेस ना करनी पड़े। तो इसके इंग्लैंड में इसे इंडेंट्योर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसे इंडेंट्योर के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि इसे इंस्ट्रूमेंट जैसा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डेफिनेशन इस लॉ में मौजूद होगी और डॉक्यूमेंट के नाम से यानी दस्तावेज के नाम से मौसूम किया जाता है। ये एक तहरीरी दस्तावेज है जो कि मुख्तलिफ डीड्स लिखते हुए यानी मुख्तलिफ मामलात के सबूत के तौर पर लिखा जाता है। मज़ीद इसके बारे में डिटेल से जानते हैं बोर्ड पर। यह है कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ डीड। फर्दर अब इसकी तमाम डिटेल को जानते हैं। डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने डिटेल लिख दी है बोर्ड पर ताकि इजी हो जाए जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाने हैं उनके लिए और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। Definition of deed है an action that is performed by choice और consciously, यानी ये वो एक्शन है। डीड में आपको बताऊं कि जिस तरह से एग्रीमेंट लिखा जाता है रिटन पेपर, स्टैम्प पेपर पर टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी लिखी जाती हैं, उसमें दोनों पार्टीज अपने अपने जो लेन देन का मामलात होते हैं वो दर्ज करते हैं। इसलिए यहाँ पे परफॉर्म बाय चॉइस और कॉन्शियसली का वर्ड यूज़ हुआ कि वो इंटेंशनली ये काम करते हैं, इंटेंशनली लिखवाते हैं कि हमारी फला प्रॉपर्टी पर एग्रीमेंट हो रहा है या हम सेल परचेज करना चाह रहे हैं, उसकी ये टर्म्स कंडीशंस होंगी और हर एक टर्म और कंडीशन को वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, मकसद क्या है इसे लिखने का। द पर्पस ऑफ अ डीड इज टू ट्रांसफर अ टाइटल, अ पीस ऑफ राइटिंग प्रूविंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्वालिटी टू अ डिस्ट्रिक्ट पर्सन। डीड लिखने का मकसद ये होता है कि जो सेल और परचेज हो रही है, एक शख्स दूसरे शख्स को अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, उसका रिटर्न प्रूव हो जाए, उसमें पार्टीज के नाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी और लीगल वैल्यूज दर्ज की जाती हैं ताकि कोई इसकी वायलेशन ना कर सके। अगर वायलेशन हो तो लीगल कोई स्टेप किया जा सके। इंग्लैंड में डीड के लिए वर्ड यूज होता है इंडेंट्योर। इन इंग्लैंड द टेक्निकल वर्ड फॉर डीड इज इंडेंट्योर। इन पाकिस्तान में डीड के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। द वर्ड डीड एंड इंडेंट्योर डू नॉट रियलाइज mentioned in the state and so the words instrument or document are the unit used in state। यानी पाकिस्तान में इंडेंट्योर का वर्ड यूज नहीं होता, यानी डीड के लिए इंग्लैंड में तो इंडेंट्योर वर्ड यूज होता है ना, तो पाकिस्तान में डीड वर्ड नहीं यूज होता, इंडेंट्योर भी यूज नहीं होता, जबकि उसकी जगह क्या होता है इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट, जैसे कि स्टैम्प पेपर जिस पे एग्रीमेंट लिखा हुआ हो। और बैंकिंग कोड की जो प्रैक्टिस होती है वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स पे ही होती है, जिसे इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन हुए हैं उस पर होती है।
अब बात आ जाती है, क्वेश्चन ये होता है कि डीड लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज चाहिए, उर्दू में होगी, इंग्लिश में होगी? तो इसका आंसर है नो स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैंग्वेज हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर ड्राइंग अप डीड्स। यानी लीगली, कानून में कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज का जिक्र नहीं है कि इंग्लिश में होगी, उर्दू में होगी, ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। अब डीड का एक पर्पस हमने पहले पढ़ा। अब डीड लिखी क्यों जाती है, उसकी क्या हम उससे प्रूव करना चाह रहे हैं, वो है डिमांड। द ओनली डिमांड अमंग द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज इज दैट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज क्लियरली एंड अनएम्बिगसली expressed and thought is withheld that delineates and nor one thing is extra that's immaterial। यानी इसकी डिमांड एक ही होती है कि पार्टीज का इंटरेस्ट शो हो जाए कि पार्टीज क्या चाहती हैं, उसमें जो भी लेन देन या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हो रही है उससे रेलिवेंट तमाम डिटेल्स लिखी जाए, ताकि कोई भी पॉइंट छुपा हुआ मुबहम ना रह जाए, हर एक पॉइंट क्लियर हो। डीड की टाइप्स, डीड की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, द ग्रांट डीड। ग्रांट डीड में क्या होता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर, यानी जो पार्टीज एक दूसरे को इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब खरीदो फरोख्त का मामला है, ज़मीन की खरीदो फरोख्त हो रही है, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी डिलीवर करना और उस पर पेमेंट रिसीव करना। यानी ग्रांट डीड का मतलब क्या है कि इस डीड में लिखा जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है और उससे क्या रिसीव किया जा रहा है, अमाउंट कितना रिसीव किया जा रहा है। द कन्वेंस डॉक्यूमेंट दैट ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ एन असेट। असेट जितने भी होते हैं, एसेट जो भी है पार्टीज के, यानी जो कि उनकी प्रॉपर्टी है, वो सारी उसके बारे में डिटेल लिखना और उसकी ऑनरशिप के बारे में कि ये अब ऑनरशिप किसकी है और आगे किसके नाम पर ट्रांसफ़र हो रही है। अश्योरेंस डीड, लीगल सोल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स। यानी वाज़ेह करना, अश्योर करना कि अगर कोई लिटिगेशन होती है तो उसका सलूशन क्या होगा, यानी कानूनी कौन सी प्रोविजन होंगी, किस कानून के तहत दूसरे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या डीड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम चीज़ें हैं या डिफरेंट है। तो यहाँ पे फिर हेडिंग मैंने बनाई, इज डीड अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। अ डीड इज supposed to create a solemn promise by one party to a distinct, whereas a contract could be heap of among the contractor of a discount between pairs of parties। पहले या इससे समझने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा रिवाइज कर ले। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 इंग्रेडिएंट का होना ज़रूरी है ना, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो उसमें जो हमारे पास एक एलिमेंट होता है कंसिडरेशन, यानी बदल, कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस बदल का ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। यानी अब प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी उस दूसरे शख्स के जिसके साथ एग्रीमेंट हो उसको ट्रांसफ़र कर दें। जबकि डीड में क्या है, वो बातें लिखी जा रही हैं, यानी ये समझ ले थ्योरेटिकल लिखा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी है, इसकी ऑनरशिप फलां शख्स को फलां डेट पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। वैलिड डीड रिक्वायरमेंट्स, एक डीड के वैलिड होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। उनमें नंबर 1 है और टू बी इन राइटिंग, यानी लिखा हुआ होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ओरल भी हो सकता है। तो डीड क्या है, ओरल ना हो, रिटन हो। नंबर 2, कन्वे द टाइटल टू द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो भी फ्राहम किया जाए। साइन बाय द पर्सन्स, दोनों पार्टी साइन करेंगी। ग्रांटर सिग्नेचर
देयर ओथ टू बी अ पर्सन एंड रिसिप्टेंट, यानी जो दे रहा है वो और जो रिसीव कर रहा है वो दोनों उन पार्टीज के नाम वगैरह होने चाहिए। वर्ड ऑफ कन्वेंस, कंसिडरेशन, विटनेस, डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड डीड टू द रिसिप्टेंट। ये थी इसकी रिक्वायरमेंट्स। इन तमाम रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है एक वैलिड डीड के लिए। अगर इनमें से कोई मिस हो जाए तो वो वैलिडेशन से निकल आएगी। अब क्वेश्चन है कि हु प्रिपेयर डीड, डीड कौन तैयार कर सकते हैं, कौन स्पेसिफिक पर्सन है जिनके लिए डीड लिखी जाती है। वो सेलर भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है, या एसोसिएट प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है ना कि किस प्रॉपर्टी के हवाले से डीड लिखी जा रही है या किस मैटर के हवाले से डीड लिखी जा रही है। उस मैटर के अकॉर्डिंग ही उसके जो प्रिपेयर करने वाले हैं वो उसी पे ही डिपेंड करता है कि डीड हम एक्चुअली किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं। एक डीड के लाजमी अज्जा कुछ होते हैं, कंपोनेंट ऑफ डीड। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड से मुराद यहाँ पे क्या है कि डीड किस पर्पस के लिए लिखी जा रही है, किस लिए लिखी जा रही है। इसमें आ जाता है एग्जांपल में जैसे डीड ऑफ सेल, के सेल के बारे में डीड लिख रहे हैं, या रहन रखने के लिए मॉर्गेज या कोई गिफ्ट है उसके हवाले से है। जैसे तमलीकनामा लिख देते हैं कि फ़लाँ प्रॉपर्टी में अपने फ़लाँ बेटे को उससे की खिदमत की इवज़ देता हूँ, तो ये भी एक डीड की एक फॉर्म है ना। या सेल, और अगर सेल की बात हो रही है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ जगह वाक़ है और इतने रुपए में मैं फ़लाँ शख्स को डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। सेकेंड नंबर आ जाता है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, कि ये डीड किस डेट पर, इस डेट पर अमल दरामद किया जाएगा या एग्जीक्यूट होगी। नंबर 3 आ जाता है नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, यानी पार्टीज के नाम, पते, एड्रेसेस वगैरह, ये तमाम डिटेल्स। नंबर 4 रेसिटल्स, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहले रेसिटल्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये क्या है, अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और persons that explain why a law or contract exists, यानी रेसिटल पैराग्राफ में ये लिखा जाता है कि अगर दोनों पार्टीज में से अगर कोई एक अपने वादे से मुकर जाती है या कानून की वायलेशन करती है तो कौन सा लॉ या कानून उस पर एग्जीक्यूट होगा, या क्या कार्रवाई उस पर अमल में दरामद हो सकता है। जैसा कि अगर नहीं दिया तो पेमेंट फलां डेट को नहीं दी तो नेक्स्ट डेट पर ये 10% इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह की कोई कंडीशंस या कोई लीगल लॉ, कोई लीगल प्रोविजन लिखी जाती है कि इस कानून के तहत ये पनिशमेंट लायबल होगी। इसकी 2 टाइप्स हैं रेसिटल्स, नैरेटिव, इंट्रोडक्टरी। नैरेटिव पार्ट होता है पहले लिखा जाता है, और ये क्या होता है, आगाज़ होता है, इसकी कमेंसमेंट होती है वेयर एज मतलब आगे वेयर एज लिखने के बाद पार्टीज के नाम, एड्रेसेस और शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह ये सारी डिटेल लिखी जाती है। इसके नीचे जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें एक्सप्लेन द वेंडर्स इंटेंशन, और उसमें इंटेंशन लिखी जाती है कि डीड किस लिए है, क्या चीज़ है जिसके लिए हम लिख रहे हैं, कौन सा हम पर्पस क्या है इसका, किस तरह से। अगर एग्जांपल लेते हैं सेल की, अगर सेल हो रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, वो क्या से सेल कितना पोर्शन सेल करना चाह रहे हैं, यानी तमाम इंटेंशंस पार्टीज की लिखी जाती हैं। नंबर 5 टेस्टेट ऑफ द विटनेस, यानी गवाहों के गवाही लिखी जाती है, यानी उनके सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशंस वगैरह लिए जाते हैं। नंबर 6 कंसिडरेशन, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट में तो डिलीवर कर रहे हैं ना कंसिडरेशन, यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी की सेल पे क्या कंसिडरेशन है, यानी एक शख्स के लिए तो वो प्रॉपर्टी होगी, दूसरे शख्स के लिए उसकी पेमेंट होगी। तो कंसिडरेशन के बारे में लिखा जाता है कि 5 मरले की बिल फर्श, 5 मरले का प्लॉट है जो कि मैं डिलीवर करूँगा फलां डेट को, तो ये दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन है। जबकि मैं इस 5 मरले प्लाट की एवज 1 करोड़ रुपया रिसीव करूँगा, तो वो इसका कंसिडरेशन हो गया जो कि रिटर्न किया जा रहा है, यानी लिखा जा रहा है।
नंबर 7 ऑपरेटिव वर्ड्स, कि किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, यानी सारा प्रोसीजर लिखा जाएगा कि अगर पेमेंट है, लेन देन है, कि कब्ज़ा है, उसके बयान देने हैं, या अगर जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू रिसीव करनी है या बाय हैंड करनी है, सारी करनी है या इंस्टॉलमेंट करनी है, ये सारे ऑपरेटिव वर्ड्स कि किस किस तरह से वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। नंबर 8 आ जाता है पार्सल्स। पार्सल्स क्या होते हैं? एनी लैंड, यानी जिस चीज़ के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, वो पार्सल है। नंबर 9 क्या है? एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस। ये इसमें है कि अगर कोई एक्सेप्शन लिखी जाती है कि अगर कोई मसला हो जाता है, जैसे एक्सेप्शन क्या होती है कि एक चीज़ का हमने बात की, उसका कोई अल्टरनेट, अगर वो सिचुएशन ना हो सके फुलफिल, तो उसका अल्टरनेट कोई मौजूद हो। नंबर 10 आ जाता है बेंडम। ये क्या होता है? ये डिफाइंस द लेसिस राइट, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर डिटेल्स। यानी हैबेंडम क्या करता है कि जो वेंडर्स होते हैं उनके राइट डिटरमिन करता है, उनका जो इंटरेस्ट होता है उसकी टाइप लिखते हैं कि किस टाइप का इंटरेस्ट है, और उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेल्स होती हैं, जो भी हम एग्रीमेंट या जो भी हम डीड लिख रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में तैयार कर रहे हैं, वो आपका सेल भी हो सकती है, मॉर्गेज भी हो सकती है, कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कोई और भी सूरत हो सकती है। नंबर 11 है कोवेनेंट्स, अ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट सेट आउट द टर्म्स कंडीशंस बिटवीन पार्टीज। कोवेनेंट में क्या लिखा जाता है इस पैराग्राफ में कि दोनों पार्टीज को बाउंड करने के लिए कंडीशंस, टर्म्स, कंडीशंस लिखी जाती हैं जिसकी दोनों पार्टीज बाउंड होती हैं फुलफिल करने की। अगर कोई पार्टी नहीं करती तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नंबर 12 आ गया टेस्टिमोनियल एंड अटेस्टेशन, यानी उसके बाद उस डीड को और कमिश्नर से, या अगर एग्रीमेंट कोई है, सेल परचेज का मामला है, तो नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाया जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।